हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मध्य महाविद्यालय में कार्यरत। तो जो अंतिम क्लास थी उसमें अपन ने बात की थी संगम युग में वीर पूजा के बारे में, हीरो वर्शिप। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं वीर के मरने के पश्चात। वीर वीर के मरने के पश्चात माताओं में, उनकी माताओं में माताएं अभिमान महसूस करती थी। वीर के मरने के पश्चात उनकी माताएं अभिमान, गौरव, अभिमान महसूस करती थी। और इसी भाव को और इसी भाव को और इसी भाव को संगम साहित्य में इसी भाव को संगम साहित्य में शामिल किया गया है। इसी भाव को संगम साहित्य में शामिल किया गया है। युद्ध में जीते हुए संसाधन युद्ध में जीते हुए संसाधनों को समाज के सभी वर्गों में बांटा जाता था। युद्ध में जीते हुए संसाधनों को समाज के सभी वर्गों में बांटा जाता था। और माताओं को भी और वीर पुरुषों की माताओं को भी सम्मानजनक लाभ मिलता था। और वीर पुरुष की माताओं को भी सम्मानजनक लाभ मिलता था। हेलो, हाँ बोल। हाँ, क्या हुआ? मैं जानता नहीं ना कौन है वो। ठीक है। इस युग में हमें हथियारों हथियारों के भी साक्ष्य मिले हैं। इस युग में हमें हथियारों के भी साक्ष्य मिले हैं जो जो युद्ध की पृष्ठभूमि जो युद्ध की पृष्ठभूमि को बताते हैं जो युद्ध की पृष्ठभूमि को बताते हैं। हेलो हेलो, जो युद्ध की पृष्ठभूमि को बताते हैं। वीर पूजा के अंतर्गत पत्थर को तीन भागों में बांटा जाता था। वीर पूजा के अंतर्गत पत्थर को तीन भागों में बांटा जाता था। सबसे निचले भाग में युद्ध की घटना का वर्णन होता था। सबसे निचले भाग में युद्ध की घटना का वर्णन होता था।
हाँ, तो निचले भाग में घटनाओं का, युद्ध की घटनाओं का वर्णन होता था, और मध्य भाग में अप्सराओं के द्वारा वीर को स्वर्ग में ले जाते हुए दिखाया जाता था, और मध्य भाग में अप्सराओं को वीर को स्वर्ग के द्वार ले जाया जाता था, स्वर्ग के द्वार ले जाया जाता था। और सबसे उच्च भाग में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धा को, और सबसे उच्च भाग में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धा को देवताओं के साथ दिखाया जाता था। वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं को देवताओं के साथ दिखाया जाता था। फिर आप आगे लिखो इसके बाद, इन कब्रों को मुख्य राजमार्गों के पास बनाया जाता था। इन कब्रों को मुख्य राजमार्गों के पास बनाया जाता था, ताकि आने जाने वाले लोग इस कब्र के संदेश को पढ़ सके, टोल्कापियम में संगम साहित्य की किताब है। टोल्कापियम में इस प्रकार की कब्र बनाने की संपूर्ण विधि दे रखी है, फिर इसके बाद अगला पैराग्राफ देखो आप लोग, राजनैतिक और प्रशासनिक ढांचा। इसमें लिखो, राजतंत्र अभी अपने शुरुआती अवस्था में था। अतः राजा को विभिन्न नाम से जाना जाता था। जैसे तमिल के शब्द है, जैसे मन्नम, वेंदन, राजा को विभिन्न नाम से जाना जाता था, जैसे मन्नम, वेंदन, और वेंदन। नौकरशाही मतलब सरकारी अधिकारी। नौकरशाही के अंतर्गत अधिकारियों की संख्या सीमित होती थी। नौकरशाही के अंतर्गत अधिकारियों की संख्या सीमित होती थी। जैसे अमाचा, और ब्रैकेट में लिखो अमात्य, उत्तर भारत के अमात्य। जैसे अमाचा, दूत, जासूस,
दूत, कॉमा जासूस। जासूस के आगे ब्रैकेट में लिख दो ओरर, ओ र र, ओरर। जासूस के आगे ओरर। आदि, जासूस, ओरर, आदि। युद्ध इस समय बार बार लड़े जाते थे। युद्ध इस समय बार बार लड़े जाते थे। अतः अतः सैनिक गुटों का निर्माण अतः सैनिक गुटों का निर्माण किया जाता था। अतः सैनिक गुटों का निर्माण किया जाता था। युद्ध के पीछे मूल उद्देश्य युद्ध के पीछे मूल उद्देश्य पशु संपदा को लूटना होता था। युद्ध के पीछे मूल उद्देश्य पशु संपदा को लूटना होता था। ठीक है, तो आगे लिखो अपवाद स्वरूप हमें इस युग में अपवाद स्वरूप हमें इस युग में साम्राज्यवादी तत्व भी अपवाद स्वरूप हमें इस युग में साम्राज्यवादी तत्व भी देखने को मिलते हैं। अपवाद स्वरूप हमें इस समय इस युग में साम्राज्यवादी तत्व भी देखने को मिलते हैं। जैसे चोल के राजा करिकल, चोल के राजा करिकल के द्वारा, एनसीईआरटी में आया था ना उस दिन ये फैक्ट, चोल के राजा करिकल के द्वारा श्रीलंका का विजय अभियान। चोल के राजा करिकल के द्वारा श्रीलंका का विजय अभियान। कर प्रणाली में भू राजस्व महत्वपूर्ण स्रोत था। कर प्रणाली में भू राजस्व महत्वपूर्ण स्रोत था और बाजारों के द्वारा भी आर्थिक संसाधन प्रशासन को उपलब्ध कराए जाते थे। तो आपको समझ आया क्या कह रहे हो? इस समय में जो राज्य व्यवस्था थी वो बिल्कुल अपने शुरुआती अवस्था में थी। बड़े बड़े साम्राज्य भी स्थापित नहीं किए गए। अगर चोल के राजा करिकल ने श्रीलंका में आक्रमण किया तो ये एक अपवाद है। ठीक है, मुख्यतः राजा इतना शक्तिशाली नहीं हुआ करता था और एक प्रकार से जनजातीय समाज था। जनजातीय समाज जानते हो, ट्राइबल एरिया। जनजातीय समाज में क्या होता है, जो मुखिया होता है और जो आम जनता होती है उनके बीच में फर्क बहुत कम होता है जनजाति के समाज में। जहां पे बड़े बड़े साम्राज्य आ जाए वहां पे राजा बहुत अधिक ताकतवर हो जाता है और जनता और राजा के बीच दूरी बहुत अधिक हो जाती है। अपन अभी भी जाए किसी भी जनजाति में, नॉर्थ ईस्ट में, तो उन जनजाति का जो भी मुखिया है और लोगों के बीच संवाद लगातार बना रहता है। उनके बीच में अंतर संबंध भी होते हैं। जो भी संसाधन होते हैं सबके भले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उन संसाधनों को सबको वितरित किया जाता है। डिफरेंस समझ रहे हो ना, एक जनजातीय समाज में। और जहां साम्राज्य पूर्ण रूप से बन जाए, जैसे मगध साम्राज्य है, वहां का सम्राट सर्वशाली हो जाता है, सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाता है
और जनता के अधिकार कम हो जाते हैं। राजा के अधिकार कब बढ़ेंगे? राजा के अधिकार तभी बढ़ेंगे जब जनता के अधिकार कम होंगे। राजा कहां से अपने अधिकार लेता है? राजा अपने अधिकार जनता से खींचता है। अगर राजा ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो जनता के अधिकार सीमित हो जाएंगे। जैसे साम्राज्य जब युद्ध लड़ा करते थे तो जितने भी आर्थिक संसाधन राजा के पास होते थे, राजा उनको जनता में नहीं बांटता था, अपने प्रयोग के लिए उनका उपयोग करता था या राज्य के प्रयोग के लिए उनका उपयोग करता था। लेकिन जनजातीय समाज में जब युद्ध होते थे, छोटे मोटे के बड़े युद्ध होंगे नहीं, जनजातीय समाज में पशु संपदा के लिए युद्ध होते थे और जो संसाधन हाथ में आते थे उनको बराबर बांटे जाते थे। और यही प्रणाली जनजातीय समाज की कब थी? उत्तर भारत में वैदिक युग में। वैदिक युग का भी यही हाल रहा है। बड़े बड़े साम्राज्य उस समय में रहे नहीं थे और गाय के लिए अक्सर युद्ध हुआ करते थे। संगम में भी वही समय चल रहा है। तो संगम में अपन कह सकते हैं दक्षिण भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया लेट शुरू हुई है, उत्तर भारत में पहले शुरू हो गई थी। ठीक है, डिले से चल रहा है दक्षिण भारत में संगम के क्षेत्र में। फिर अब अगला पैराग्राफ देखो, सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, इसमें लिखो समाज का क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, समाज का क्षैतिज वर्गीकरण भी हो गया था। समाज का क्षैतिज वर्गीकरण भी हो गया था और जिसमें तमिल लोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे, जिसमें तमिल लोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे। जैसे अय्यार, उन भौगोलिक क्षेत्र का नाम है अय्यार। अय्यार का मतलब है जंगल का क्षेत्र। जैसे अय्यार कुरुआल, कुरुआ, कुरुआ का मतलब है पहाड़ी क्षेत्र। कुरुआ का मतलब है पहाड़ी क्षेत्र। और फिर इसके बाद है नेल्लर। नेल्लर, नेल्लर का मतलब है उपजाऊ क्षेत्र। नेल्लर का मतलब है उपजाऊ क्षेत्र। ये सारे शब्द हमें कहां से मिले हैं? संगम साहित्य से मिले हैं ये सारे के सारे शब्द और भौगोलिक क्षेत्र। तो आपको समझ आया जो मैंने कहा? 36 वर्गीकरण है ये समाज का। समाज का एक वर्गीकरण तो कौन सा होता है? कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। उस वर्गीकरण को अपन क्या कहते हैं? वर्टिकल क्लासिफिकेशन। क्षैतिज होता है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल, समझ गए ना? क्षैतिज अपन बात करते हैं जब सूरज उगता है, क्षैतिज। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपन कहते हैं सीधा, लंबवत। लंबवत तो सीधा सपाट जो वर्गीकरण है ना समाज का, वो तो वर्ण व्यवस्था है जो दक्षिण भारत में आ गई थी। ब्राह्मण हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, ठीक है। और जो इसके साथ साथ यहाँ पे एक 36 वर्गीकरण भी था, इन एडिशन टू वर्टिकल क्लासिफिकेशन। उसके अतिरिक्त एक 36 वर्गीकरण भी था, जिसके अंतर्गत क्या था? समाज के जो लोग थे, तमिल लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों में रहा करते थे। क्षेत्रों के अनुसार उनका खान पान था, क्षेत्रों के अनुसार उनके भाव थे, क्षेत्रों के अनुसार उनका बिहेवियर का पैटर्न था, आचार व्यवहार था, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है संगम साहित्य में, कविताओं में इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दो प्रकार के वर्गीकरण थे समाज के दक्षिण भारत में। फिर आगे लिखो, उत्तर भारत के ऋषि, उत्तर भारत के ऋषि अगस्त्य, बार बार नाम आता रहता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अगस्त्य, उत्तर भारत के ऋषि अगस्त्य को यह श्रेय दिया जाता है। उत्तर भारत के ऋषि अगस्त्य को यह श्रेय दिया जाता है कि वह दक्षिण भारत आया
कि वह दक्षिण भारत आया और वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति का प्रभाव बढ़ाया। वह दक्षिण भारत आया और वैदिक संस्कृति का प्रभाव बढ़ाया। जैसे जैसे विष्णु भगवान को संगम युग में मेयोन कहा जाता था। मेयोन, विष्णु भगवान को संगम युग में मेयोन कहा जाता था। मेयोन कहा जाता था। और कार्तिकेय को सेयोन कहा जाता था। सेयोन, कार्तिकेय को सेयोन कहा जाता था। तो अपन देख सकते हैं कि उत्तर भारत की वैदिक संस्कृति के जो देवी देवता हैं वो दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय हो चुके थे, क्योंकि जो आर्यन संस्कृति है उसका प्रभाव उत्तर से दक्षिण भारत में भी आ चुका था। समाज में मुख्यतः दो प्रकार का विभाजन था। समाज में मुख्यतः दो प्रकार का विभाजन था, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। समाज में मुख्यतः दो प्रकार का विभाजन था, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। अर्थात उत्तर भारत की वर्ण व्यवस्था यहां पूर्ण रूप से नहीं आ सकी। उत्तर भारत की वर्ण व्यवस्था यहां पूर्ण रूप से नहीं आ सकी। आप समझ गए? जैसे उत्तर भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वहां पे 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है ना, सबको पता है। लेकिन दक्षिण भारत में क्या था, केवल 2 ही वर्ण थे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। इसमें क्षत्रिय और शूद्र दक्षिण भारत में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस है उत्तर और दक्षिण भारत में। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव हुआ, लेकिन सीमित प्रभाव हुआ दक्षिण भारत में। कहने का मतलब ये है, ब्राह्मण को उन्नत ज्ञान रखने वाला माना जाता था। ब्राह्मण को उन्नत ज्ञान रखने वाला माना जाता था और उनका स्थान समाज में सर्वोच्च था। उनका स्थान समाज में सर्वोच्च था। वे शाकाहारी भोजन लेते थे। और सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे शाकाहारी भोजन लेते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। अतः समाज में क्षत्रिय और वैश्य वर्ण नदारत थे, एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। क्षत्रिय और वैश्य वर्ण नदारत थे। फिर उसके बाद आगे लिखो, वेला भूमि से संबंधित एक अमीर वर्ग था। वेला भूमि से संबंधित एक अमीर वर्ग था और इनका प्रभुत्व
इनका प्रभुत्व सैनिक और प्रशासनिक इनका प्रभुत्व सैनिक और प्रशासनिक नौकरियों में अच्छा खासा था, और इनका प्रभुत्व सैनिक और प्रशासनिक नौकरियों में अच्छा खासा था। फिर आगे लिखो, महिलाओं की स्थिति समाज में महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी थी। वे वे लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। वे लोक जीवन, पब्लिक लाइफ, वे लोक लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। उदाहरण के लिए कन्नगी संप्रदाय, कन्नगी ये बहुत फेमस कल्ट है, संप्रदाय है दक्षिण भारत का। इस पर सवाल आ सकता है कन्नगी किसी भी एग्जाम में। जैसे कन्नगी संप्रदाय, जो कन्नगी संप्रदाय जिसमें पवित्र और सती पवित्र और सती पत्नी की पूजा की जाती थी। पवित्र और सती पत्नी की पूजा की जाती थी। फिर आगे लिखो, मनारम। मनारम एक प्रकार का सामाजिक संस्थान था। मनारम एक प्रकार का सामाजिक संस्थान था, जहां पे सामाजिक संस्थान, सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थान था, जहां पे विभिन्न त्योहारों और पूजा पाठ के लिए, जहां पे विभिन्न त्योहारों और पूजा पाठ के लिए लोग एकत्रित जहां पे विभिन्न त्योहारों और पूजा पाठ के लिए लोग एकत्रित हुआ करते थे। लड़के और लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की आजादी थी। लड़के और लड़कियों को अपने जीवन साथी चुनने की आजादी थी। फिर लिखो, इसमें धर्म के अंतर्गत स्थानीय तत्व धर्म के अंतर्गत स्थानीय तत्व भी महत्वपूर्ण थे। धर्म के अंतर्गत स्थानीय तत्व भी महत्वपूर्ण थे। जैसे विभिन्न चिन्ह की पूजा करना, चिन्ह, सिंबल, जैसे विभिन्न प्रतीक की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, विभिन्न प्रतीक की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, ग्रह और नक्षत्र की पूजा करना, ग्रह और नक्षत्र की पूजा करना। फिर आगे लिखो, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य विषय व्याकरण, कविताएं, साहित्य। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य विषय व्याकरण, साहित्य, गणित, गणित।
और ललित कला फाइन आर्ट्स और ललित कला आदि थे। ललित कला यानी फाइन आर्ट्स, ललित कला आदि थे। शिक्षा का मुख्य माध्यम, शिक्षा का मुख्य माध्यम मौखिक था। शिक्षा का मुख्य माध्यम मौखिक था। कहने का मतलब क्या है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का जो मुख्य माध्यम था ना, लंबे समय तक मौखिक चला है। मैंने आपको बताया, आप अपने दोस्तों को बताओगे, आगे चल के आप अपने बेटे को बताओगे, बेटा अपने बेटे को बताएगा। इस प्रकार से ओरल ट्रेडिशन था एजुकेशन का। लिखना, लिखित रूप देना बहुत बाद में है। लोगों के दिमाग में रहता था जो भी ज्ञान है किसी और को दिया, किसी और को दिया, लिखित स्वरूप बहुत बाद में मिला। तो संगम युग में भी ओरल ट्रेडिशन था एजुकेशन का। फिर आगे लिखो, समाज में कई कुप्रथाएं भी प्रचलित थी। समाज में कई कुप्रथाएं भी प्रचलित थी। जैसे जैसे छुआछूत, जैसे छुआछूत कौमा सती, जैसे छुआछूत कौमा सती। तो आप देखो सती कितना पुराना चला आ रहा है भारत में। सती जो प्रथा है राजस्थान में रही है वो कितनी पुरानी चली आ रही है। संगम युग से दक्षिण भारत में भी सती के कुछ प्रमाण मिले हैं, उत्तर भारत में भी सती के काफी सारे प्रमाण मिले हैं। और जब सिकंदर भारत आया था तो सिकंदर के जो लेखक थे उन्होंने भी अपनी किताबों में मेंशन किया है सती के बारे में कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सती होती रही। जबकि सिकंदर भारत में तो आया नहीं, केवल उत्तर पश्चिम तक ही रह गया। तो सती जो प्रथा है भारत में बहुत पुरानी रही है, क्योंकि भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज है। तो छुआछूत तो सती रही है, लेकिन इनका प्रयोग उच्च वर्ण तक ही सीमित था। इनका प्रयोग उच्च वर्ण तक ही सीमित था। लेकिन इनका प्रयोग उच्च वर्ण तक ही सीमित था। फिर लिखो, इस समय समाज में श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, इस समय समाज में श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर विकसित नहीं था। इस समय समाज में श्रम का विभाजन विकसित नहीं था। लेकिन हमें कविताओं के माध्यम से, कुम्हार पॉटर्स, लेकिन हमें कविताओं के माध्यम से कुम्हारों के अनुष्ठान के बारे में, कुम्हारों के अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है। कुम्हारों के अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है। अतः धीरे धीरे समाज में जटिलता आ रही थी। धीरे धीरे समाज में जटिलता आ रही थी, जिसको स्तर विन्यास कहा जाता है। स्तर विन्यास, गूगल देखा होगा, जिसको स्तर विन्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, हिस्ट्री में बार बार यूज आता है। स्ट्रैटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पूरी की पूरी हिस्ट्री समझा देता है एक शब्द। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है स्तर विन्यास। स्तर विन्यास का मतलब है समाज में जटिलता। समाज में जटिलता कब आती है? जब अमीर और गरीब लोगों के बीच में दूरी बहुत अधिक हो जाए, राजा को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हो जाए, जनता के अधिकार बहुत अधिक सीमित हो जाए, यानी समाज में भेदभाव आ जाए। समाज बहुत जटिल बन गया। कैसे बन गया? समाज 4 वर्णों में धीरे धीरे विभक्त हो गया। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था
काम धंधे पे आधारित न होकर जाति पे आधारित हो गई। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था उत्तर भारत में किस पे आधारित थी? काम धंधे पे। कोई भी इंसान अपनी इच्छा से कोई काम धंधा चुन सकता था, उस वर्ण का हो जाएगा। लेकिन जल्दी ही समाज जटिल बन गया और वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित हो गई। यानी अगर कोई शूद्र है तो शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा, उसको और कोई काम धंधे करने की अनुमति नहीं मिलेगी समाज में। आप समझ गए ना? तो जन्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई और उसके कारण क्या हुआ? समाज में स्तर विन्यास हुआ, समाज और अधिक जटिल हो गया, समाज में स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। जैसे जैसे समाज विकसित होता रहता है, समाज में जटिलताएं बढ़ती रहती है। जटिलता क्या है? अमीर और गरीब के बीच में भेद बहुत ज्यादा हो जाता है, आम जनता और सरकारी अधिकारियों के बीच में भेदभाव होने लगता है, भेद बहुत ज्यादा हो जाता है, अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है और एक ऐसा वर्ग सामने आ जाता है समाज में जिसके खिलाफ अत्याचार किया जाता है। जैसे शूद्र हो गए, अंत्यज हो गए, जो नालियों की साफ सफाई करने का कार्य करते हैं, जो गलियों की साफ सफाई करने का कार्य करते हैं। तो ये क्या है? ये सब जटिल समाज के उदाहरण है। तो संगम युग में जटिल समाज नहीं था जो कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस तरफ कदम बढ़ा रहा था। समझ गए ना? धीरे धीरे उसी तरफ ही जा रहा था। दक्कन में यवन की बस्तियां भी मिली है। यवन, यवन किसे कहते हैं? आया हुआ सवाल है। यवन, यवनास अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं यवन। किसी को पता है यवन? यवन यूनानी लोगों को यवन कहते थे। कोई भी विदेशी भारत में आता है उसको यवन कहा गया है एंशिएंट टेक्स्ट में। ठीक है, तो दक्कन में हमें यवन की बस्तियां मिली है, यानी विदेशी यूनानी भारत में आए, दक्षिण भारत में दक्कन में, और अपनी बस्तियां बना ली। यहाँ पे क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए। हमें दक्कन में यवनों की बस्तियां मिली है, लेकिन समय के साथ साथ वे लोग समय के साथ साथ वे लोग भारतीय हो गए। समय के साथ साथ वे लोग भारतीय हो गए और बौद्ध और ब्राह्मण धर्म अपना लिया। भारतीय हो गए और बौद्ध और ब्राह्मण धर्म अपना लिया। संगम साहित्य में इन यवन के लिए संगम साहित्य में इन यवन के लिए मलेच्छ शब्द यूज किया। मलेच्छ, ये तो आज भी चलता है, मलेच्छ। संगम साहित्य में यवनों के लिए मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया है। मलेच्छ किसे कहते हैं? जो भारी व्यक्ति है, जो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। भारी व्यक्ति, बाहर से आया हुआ विदेशी, परदेशी, उसको मलेच्छ कहते हैं। और इसके पीछे मंशा क्या है? मलेच्छ एक प्रकार का नकारात्मक शब्द है, भेदभाव करने के लिए शब्द का उपयोग किया जाता था। ठीक है, विदेशियों को मलेच्छ कहा जाता था साहित्य के अनुसार। मलेच्छ यानी उनके खिलाफ भेदभाव किया जाता रहा, उनको समाज में बराबर का दर्जा यवनों को नहीं दिया गया। और अक्सर यवन राजा और अधिकारियों के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। और अक्सर यवन राजा और अधिकारियों के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। और एक अलग समूह की भांति रहते रहे, और एक अलग समूह की भांति रहते रहे। इनकी एक अलग इनका समूह बना हुआ था, अलग समूह की भांति रहते थे। यानी समाज में इनका इतना घुलना मिलना नहीं हुआ, एक अलग समूह की भांति रहते थे। इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना डिस्कशन समाप्त करते हैं। संगम युग में हिस्सा लेने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।